वेलकम टू दिव्या क्लासेस बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वतंत्रता दिवस और तीज की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज करने वाले हैं बच्चों हम अपना 9th क्लास का इतिहास का चैप्टर नंबर 4 आरंभिक मानव और सभ्यता का प्रारंभ। इस चैप्टर को हम पहले कर चुके हैं बच्चों। आज करेंगे हम इसकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या खेती शुरू करने के बाद इंसानों का जीवन आसान हुआ या मुश्किल? दो कारण दे। तो दो कारण देने हैं आपको आसान जीवन होने के और दो कारण देने हैं मुश्किल जीवन होने के। तो चलिए आंसर करते हैं। खेती शुरू होने से जीवन में कुछ मायनों में आसानी आई। कैसे आसानी आई? पॉइंट नंबर 1, लोगों को अब हर दिन शिकार करने या भोजन ढूंढने के लिए जगह जगह पर नहीं भटकना पड़ता था। भोजन एक जगह उगाया जा सकता था। पॉइंट नंबर 2 है, अनाज को स्टोर किया जा सकता था, इसीलिए भूखे रहने का डर कम हो गया। इसके नेगेटिव पॉइंट है बच्चों, यानी मुश्किल किस तरह से हुआ? खेती में बहुत मेहनत लगती थी, जुताई, बुवाई, सिंचाई, कटाई। ये शिकार से ज़्यादा थकाऊ और ज़्यादा काम करवाते थे, ज़्यादा मेहनत के ये काम थे। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है, एक जगह बसने से बीमारियां और महामारियां ज़्यादा फैलने लगी थी। तो ये इसके हैं मुश्किल पार्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वातावरण मानव समाज को अवसर और चुनौतियां दोनों देता है। आरंभिक कृषि समुदायों और नदी घाटी सभ्यताओं के संदर्भ में समझाइए। तो कृषि समुदाय और नदी घाटी सभ्यता दोनों को रिलेट करके हमें अपना आंसर देना है। तो जो ये अवसर हैं बच्चों, अपॉर्चुनिटीज़ हैं वातावरण की, नदियों के पास उपजाऊ मिट्टी मिलती थी, जैसे कि मिस्र में नील नदी के पास काली मिट्टी थी जिसको केमेट कहते थे। तो ये कैसे अवसर बना? पानी आसानी से मिलने से सिंचाई और खेती संभव हो पाई बच्चों। फिर नदियों से व्यापार को बढ़ावा मिला, आवागमन यानी कि ट्रांसपोर्ट भी आसान हो गया उन सभ्यताओं के लिए। अब चुनौतियाँ क्या थी, चैलेंजेस क्या थे? हर साल बाढ़ आने से जो घर थी, जो फसलें थे, जो कृषि वो लोग करते थे, पशु पालते थे, वो सब कुछ बर्बाद हो जाता था, वो बह जाता था बाढ़ में। और सूखा पड़ने पर पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती थी। बांध और नहरें बनाने के लिए बहुत सामूहिक मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती थी, यानी बहुत लोगों को एक साथ काम करके मेहनत करने की आवश्यकता होती थी। अगर कम लोग होते तो वो ये बांध बनाने और नहरें खोदने का काम नहीं कर पाते थे। तो सामूहिक मेहनत की इन कामों में आवश्यकता होती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इतिहासकार आरंभिक मानव इतिहास को अलग अलग युगों में, जैसे कि स्टोन एज, ब्रोंज एज, आयरन एज में क्यों बांटते हैं? यह वर्गीकरण हमें मानव प्रगति के बारे में क्या बताता है? इससे हमें क्या समझ में आता है? तो आंसर है बच्चों, इतिहासकार इन युगों का इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों की सामग्री के आधार पर बांटते थे, यानी कि जिस युग में जिस तरह के औजार इस्तेमाल हुए उस औजार के हिसाब से उस युग को नाम दिया गया। जैसे सबसे पहला युग है पाषाण युग, स्टोन एज, पत्थर के औजार इस्तेमाल होते थे। दूसरा है कांस्य युग, ब्रोंज एज, तांबे और कांसे के औजार इस्तेमाल होते थे। तीसरा है लौह युग, लोहे के औजार इस्तेमाल होते थे। तो ऐसा करने से यह समझना आसान हो जाता है कि मनुष्य ने समय के साथ तकनीक यानी टेक्नोलॉजी में कैसे सुधार किया, कैसे धीरे धीरे उन्होंने तकनीक उत्पन्न की और सीखी। यह वर्गीकरण दिखाता है कि मनुष्य लगातार नए नए और बेहतर औजार बनाना सीखता चला गया। बेहतर औजारों से खेती करना, शिकार करना और निर्माण कार्य करना आसान हो गया और युद्धों में भी सुधार आया। ये जो प्रगति है, ये जो प्रोग्रेस है, ये धीरे धीरे लोगों को छोटे समूहों से बड़े बड़े गांव, शहरों में बदलने लगे और संगठित समाजों और सभ्यताओं की ओर ये समाज को ले गई। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारा, कल्पना कीजिए आप एक नवपाषाण कालीन यानी नियोलिथिक किसान हैं। अपने एक दिन का वर्णन करें। अगर आप नवपाषाण काल के किसान हैं तो आपको बताना है कि आप एक दिन में क्या क्या काम करेंगे और ऐसी कौन सी चुनौतियां होंगी जो एक शिकारी संग्राहक को नहीं झेलनी पड़ती। तो सबसे पहले दिन बताएंगे। सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाना, फसल की सिंचाई करना और
फसल से खरपतवार को हटाना। खरपतवार होती है बच्चों अनचाहे पौधे, यानी फसल के अलावा कुछ अनचाहे पौधे उग जाते हैं, उनको हटाना पड़ता है। फिर है पालतू पशुओं जैसे भेड़, बकरी, गाय को चराने ले जाना और उनकी देखभाल करना। मिट्टी के बर्तन बनाना, उनकी मरम्मत करना, अनाज को भंडार करके स्टोर करके रखना। शाम को गांव के लोगों के साथ मिलकर घर या दीवार बनाने जैसे सामूहिक काम करना, यानी जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर मेहनत करेंगे, सामूहिक मेहनत वाला काम, ज़्यादा मेहनत वाला काम, उसमें भी हाथ बटाना। तो ये नवपाषाणकालीन किसान होने के नाते हमें करने पड़ेंगे। एक शिकारी संग्राहक से अलग चुनौतियाँ, मौसम पर पूरी तरह निर्भर रहना, अगर बारिश ना हो तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। एक ही जगह बसे रहना पड़ता था, इसलिए बीमारी या दुश्मन के हमले से भागना आसान नहीं था। एकदम से आप नहीं भाग सकते जब आप स्थायी रूप से एक जगह रहते हो। तो पशुओं और फसलों की रोज की देखभाल एक बड़ी जिम्मेदारी थी जो शिकारी संग्राहक को नहीं उठानी पड़ती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारा, कल्पना कीजिए कि हड़प्पा लिपि कल डिकोड हो जाए, इतिहासकारों को किस तरह की नई जानकारियाँ मिल सकती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश को लगभग 80 साल, आज 15 अगस्त को 80 साल पूरे हो चुके हैं, स्वतंत्रता दिवस आज हमारा है। आज भी जो हड़प्पा की लिपि है वो डिकोड नहीं हो पाई है बच्चों, उसको नहीं समझा जा सका है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर ये डिकोड हो जाए तो इतिहासकारों को किस तरह की जानकारी मिल सकती है, क्या क्या नई जानकारी मिलेगी। तो चलिए आंसर करते हैं। हड़प्पा वासियों के नाम, राजाओं के नाम, शासकों के बारे में, यानी कि राजा किस तरह से होते थे, क्या उनके रूल होते थे, क्या कानून वो समाज में लागू करते थे, ये सारी जानकारी हमको मिल सकती है अगर डिकोड हो जाए तो। उनके धर्म और देवी देवताओं के बारे में सही जानकारी मिल सकती है। अभी हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं वहाँ पर मिली हुई वस्तुओं के आधार पर। व्यापार के रिकॉर्ड मिल सकते हैं, जैसे कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ भेजी जाती थी, कहाँ कहाँ से खरीदी जाती थी, ये साफ हो सकता है। फिर सामाजिक जीवन कैसा था, सोसाइटी कैसी थी वहाँ की, जैसे कानून, रीति रिवाज, पारिवारिक ढांचा किस तरह से होता था, इन सब के बारे में पता लगाया जा सकता है। घटनाओं की सही तारीखें, डेट का पता चल सकता है, जिससे समय रेखा जो टाइमलाइन है वो ज़्यादा सटीक, एक्यूरेट बन सकती है। तो ये सभी जानकारियाँ हमें मिल सकती है कि अगर हड़प्पा सभ्यता की लिपि डिकोड हो जाए, उसको समझ लिया जाए, पढ़ लिया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, 3 काल दिए गए हैं आपको और तीनों कॉलम की तालिका बनानी है। इसमें औजार बताने हैं तीनों युग के, बस्तियां किस तरह से थी, कला किस तरह से थी और जीवन वो किस तरह से जीते थे, जीविका कैसे कमाते थे। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन में बच्चों 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। आपसे इनको एक साथ भी पूछा जा सकता है और एक इनको अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आंसर करते हैं। पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल के जो औजार थे बच्चों वो हैंड एक्स थी, हाथ की कुल्हाड़ी थी, क्लीवर था, स्क्रैपर था। ये बड़े और भारी पत्थर होते थे, बहुत ज़्यादा अच्छे से इनको तराशा नहीं गया था, ये बड़े बड़े पत्थर होते थे। फिर है बस्तियाँ, गुफाओं में ये लोग रहते थे या खुले में रहते थे, कोई स्थायी घर इनका नहीं होता था, परमानेंट ठिकाना इनका नहीं था। फिर कला, गुफा चित्रकारी की शुरुआत यहाँ से होती है पुरापाषाण काल से, और जो वो चित्रकारी करते थे उसमें रंग भी भरे होते थे। पत्थर, हड्डी और शंख के मनके बनाए जाते थे मोती जैसे। फिर जीविका इनकी थी बच्चों, ये शिकार कर कर अपना पेट भरते थे और जंगली भोजन इकट्ठा करते थे। तो ये पुरापाषाण काल की विशेषताएं भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये है पुरापाषाण काल की विशेषताएं। मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक, औजार यहाँ पर माइक्रोलिथिक थे बच्चों, ये बहुत छोटे औजार थे पुरापाषाण काल की अपेक्षा, और पत्थर के ही ये औजार होते थे। अब जो लोग थे वो धनुष बाण का भी इस्तेमाल करने लगे थे। बस्तियां अस्थायी बस्तियां थी, यानी कि परमानेंट ठिकाना अभी भी नहीं था। नदियों और झीलों के पास ये लोग रहते थे। कला, गुफा कला में विकास हुआ था, जैसे भीमबेटका के चित्र हमने देखे थे चैप्टर के दौरान, उस तरह से चित्र इस काल में बनाए जाने लगे थे। हड्डी और शंख पर नक्काशी की जाती थी, यानी कि कुछ तस्वीरें, कुछ डिज़ाइन बनाए जाते थे। जीविका इनकी थी बच्चों, ये शिकार करते थे और मछली पकड़ना भी अब शुरू हो गया था।
जंगली अनाज इकट्ठा करते थे और छोटे जानवरों को भी अब पालतू बनाना शुरू कर दिया था। नवपाषाण काल, औजार पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार होते थे बच्चों। पत्थर के जो औजार होते थे बच्चों, उस पर ये जानवरों की जो चर्बी होती थी उसे रगड़कर उनको पॉलिश किया जाता था। तो ये इस समय की खास पहचान है कि औजारों पर पॉलिश की जाती थी। खेती और भोजन, खेती की जाती थी और भोजन को ठीक से रखते थे ये लोग ताकि ख़राब ना हो जाए, उसको इकट्ठा करते थे। बस्तियाँ, स्थायी गांव अब बसने शुरू हो गए थे और पक्के घर इन गांव में होते थे। कला है, मिट्टी के बर्तनों पर डिज़ाइन करना शुरू हो गया था, बुनाई का काम करते थे और आभूषण बनाना शुरू हो गया था नवपाषाण काल में। जीविका इनकी थी, खेती करते थे और पशुओं का पालन करते थे, यानी कि पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। अब जो शिकारी संग्राहक था वो भोजन उत्पादक बन गया था नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, कांस्ययुग सभ्यताएं स्वतंत्र रूप से विकसित हुई थी लेकिन उनमें समानताएं थी। इस कथन की जांच करें। कांस्ययुग की जो भी सभ्यताएं थी बच्चों, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या फिर हड़प्पा सभ्यता हो, तो ये सभ्यताएं अलग अलग समय पर विकसित हुई, अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुई, लेकिन इनमें कुछ समानताएं थी। तो देखिए आंसर करते हैं। स्वतंत्र विकास, सिंधु सरस्वती, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन, चारों सभ्यताएं अलग अलग नदी घाटियों में बिना एक दूसरे से सीधे जुड़े अपने आप विकसित हुई थी। इनका आपस में कोई खास संपर्क नहीं था। समान विशेषताएं क्या थी? सभी उपजाऊ नदी घाटियों में बसी हुई थी, यानी कि जितनी भी सभ्यताएं थी बच्चों, इनमें एक कॉमन बात थी कि ये सभी सभ्यताएं नदियों के आसपास बसी हुई थी। नदियों के आसपास इन सभ्यताओं का जन्म हुआ था। जैसे हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के, मेसोपोटामिया यूफ्रेटस और टाइग्रीस के, मिस्र नील नदी के और चीन की सभ्यता हुआंग यानी येलो नदी के किनारे पर बसी थी। सभी में नगर केंद्र थे, यानी कि बड़े बड़े शहर विकसित हुए थे। सभी में लेखन प्रणाली यानी लेखन की शुरुआत हो चुकी थी। जैसे सिंधु लिपि लिखी गई, क्यूनिफॉर्म लिपि, हायरोग्लिफ लिपि और चीनी लिपि। सभी में धातु का ज्ञान हमें मिलता है देखने को। तांबा, लोहा, कांसा, इन धातुओं का ये इस्तेमाल करते थे। और सभी में व्यापार होता था, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन था। समाज में यानी कि सोसाइटी में जो समाज था वो वर्गों में बटा हुआ था, यानी कि ऊंच नीच समाज में थी। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, नदियों ने कई फायदे दिए पर चुनौतियां भी दी, यानी कि नदियों के पास होने से कई फायदे भी हुए सभ्यताओं को और कई सारी चुनौतियां भी थे, चैलेंजेस भी थे। तो नदियों के पास बसने के फायदे और नुकसान बताएं। तो ये हमें बताना है कि नदियों के पास होने से क्या फ़ायदे हुए और क्या नुकसान थे सभ्यताओं को। तो फ़ायदे देखते हैं। पीने और सिंचाई के लिए पानी आसानी से मिलता था, ठीक है। 2 है, बाढ़ से आने वाली उपजाऊ मिट्टी, जैसे नील नदी के पास जो बहकर आती थी काली मिट्टी जिसको कमेट कहते थे, ये खेती के लिए बहुत अच्छी थी, यानी कि ये जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। नदी से आवागमन, ट्रांसपोर्ट भी आसान हो गया और व्यापार करना भी आसान हो गया। तो ये तो हो गए फायदे। अब देखते हैं नुकसान। अत्यधिक बाढ़ से घर, फसलें और जान माल का नुकसान हो सकता था। कभी कभी नदी का रास्ता बदलने या नदी सूखने से पूरी की पूरी बस्ती को छोड़कर जाना पड़ सकता था दूसरी जगह पर। बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाना और नहरें बनाना ये बहुत मेहनत का काम था। इसमें सामूहिक प्रबंधन, मैनेजमेंट की आवश्यकता होती थी। तो ये थी चुनौतियां या नुकसान। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, कोड ऑफ हामुराबी, यानी कि कानून जो हामुराबी ने बनाया उसको कहा गया है कोड ऑफ हामुराबी। कोड ऑफ हामुराबी के बारे में पता करें, यह क्यों महत्वपूर्ण था, क्या यह समाज के सभी वर्गों के लिए निष्पक्ष था, फेयर था, यानी कि सही था। तो चलिए आंसर करते हैं। कोड ऑफ हामुराबी बेबीलोन के राजा हामुराबी 1792 BC द्वारा बनाए गए नागरिक और सामाजिक आचरण के नियमों का संकलन था, यानी कि कानूनों की एक किताब थी जिसका नाम था कोड ऑफ हामुराबी। ये पहली किताब थी विश्व इतिहास की जिसमें कानून लिखे गए थे। इम्पॉर्टेंट क्यों थी ये दुनिया की सबसे पुरानी लिखित कानून व्यवस्थाओं में से एक है बच्चों, और इसने पूरे बेबीलोनियन साम्राज्य में एक जैसे कानून लागू किए थे, जिससे वहाँ की जो व्यवस्था थी, वहाँ की जो मैनेजमेंट था, अनुशासन था, वो
बना हुआ था। इसने आगे चलकर कई भविष्य की कानूनी प्रणालियों में, यानी कि लीगल जो सिस्टम लागू किया गया आगे चलकर, उसके लिए इसने योगदान दिया। आधारभूत मॉडल का इसने काम किया, यानी कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी। अब देखते हैं ये कितनी फेयर थी। क्या ये सबके लिए निष्पक्ष थी या फेयर थी? तो नहीं, ये पूरी तरह निष्पक्ष नहीं थी। उस समय समाज में हर वर्ग, समाज का जो था बच्चों, समाज जो था वो वर्ग व्यवस्था में बटा हुआ था, जैसे कि कुलीन, आम नागरिक और गुलाम। इस तरह से समाज बटा हुआ था। पद के अनुसार वर्ग किए गए थे और कानून हर वर्ग के लिए अलग अलग सज़ा तय करते थे। जैसे कि किसी कुलीन व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की सज़ा किसी गुलाम को नुकसान पहुंचाने से कहीं ज़्यादा सख्त होती थी। इसलिए ये कानून व्यवस्था लाने में तो अहम था, पर सामाजिक समानता इसमें नहीं थी, इक्वलिटी समाज के अंदर नहीं थी। इसलिए जो कानून था ये निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता इसको, ये पक्षपात करता था, ये सभी के लिए समान कानून नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, आरंभिक सभ्यताओं की एक बड़ी खोज, इन्वेंशन चुने जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। कौन सी और क्यों? आपको वो खोज भी बतानी है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी बताना है। तो छात्र इसको अपनी पसंद से लिख सकते हैं बच्चों। हमने चुना है लेखन को। सबसे बड़ी खोज लेखन थी उस समय की। क्यों थी? लेखन से पहले जानकारी सिर्फ मौखिक रूप से, यानी बोलकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती थी, जिसमें भूल जाने का खतरा भी था, बदल जाने का खतरा भी रहता था। लेखन के आने से इतिहास, कानून, विज्ञान और व्यापार के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना, उनकी जानकारियों को सुरक्षित रखना आसान हो गया। इसी से हमें आज हजारों साल पुरानी सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया और मिस्र के बारे में सटीक और बिल्कुल सही जानकारी मिल पाती है। अगर ये लिखित में नहीं होते बच्चों तो इनकी सटीक जानकारी हमें नहीं मिल पाती, जैसे कि हमें हड़प्पा सभ्यता की सटीक जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि हम जो हड़प्पा की लिपि है उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। आज भी हमारी पूरी शिक्षा, कानून, विज्ञान सब कुछ लेखन पर ही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है ये आपकी बुक का। मिस्र सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था और दैनिक जीवन की तुलना मेसोपोटामिया या चीन से करें। तो 3 सभ्यताओं का जिक्र इसमें किया गया है, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया और चीन। इनमें समानताएं और अंतर क्या है ये हमें बताना है। तो समानताएं देखते हैं बच्चों। तीनों सभ्यताओं में स्पष्ट सामाजिक पदानुक्रम था, यानी कि पद ऊपर से नीचे की तरफ थे। जैसे कि शीर्ष पर यानी सबसे ऊपर होता था राजा या शासक, फिर पुजारी, फिर कुलीन वर्ग, फिर आम जनता जैसे किसान, कारीगर, और सबसे नीचे होते थे गुलाम, जिनको सर्फ भी कहा जाता था। तीनों में धर्म का बहुत महत्व दिखाया गया है, जैसे मंदिर होते हैं किसी सभ्यता में, कहीं पे पिरामिड दिखाए गए हैं, त्योहार भी इन सभ्यताओं में मनाए जाते थे। तो ये सेम है तीनों सभ्यताओं में। तीनों समाजों में शिल्प यानी कि क्राफ्ट भी बहुत अच्छा था, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, उन पर चित्रकारी करना, धातु से कुछ वस्तुएं बनाना, बुनाई का काम करना, गहने बनाना, मनके बनाना। तो ये काम हमें सभी सभ्यताओं में देखने को मिलता है। अंतर क्या है? मिस्र में जो शासक था उसको पैरो कहते थे बच्चों, और उसे ईश्वर के समान माना जाता था, और मृत्यु के बाद भी उसके शरीर को पिरामिड में रखा जाता था। मम्मीकरण के बाद उसको दफनाया जाता था, जिससे वो शरीर सड़ता गलता नहीं था। मेसोपोटामिया में हर शहर का अपना नगर राज्य था, यानी कि बहुत बड़ा शहर होता था, जिसका शासन जो है वो एक मंदिर जिसको जिगुरात कहा जाता है मेसोपोटामिया में, उसके कंट्रोल में ये होता था, और इसमें सिर्फ पुजारी ही प्रवेश कर पाते थे। ये पुजारी या ये मंदिर ही पूरे शहर को कंट्रोल करता था। कृषि करना, व्यापार करना, सभी तरह के कंट्रोल मंदिर से ही जुड़े होते थे। तीनों में चीन में जो राजा था वो झोऊ शासक था, और उसको माना जाता था कि ये स्वर्ग से ही इसको नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है। लेकिन उसको चीन में राजा को हटाया जा सकता था अगर प्रजा समृद्ध न हो तो। मिस्र और मेसोपोटामिया में ऐसा नहीं था, ये अलग था, चीन में राजा को हटाया जाना। मिस्र में महिलाओं को ग्रीक और रोम महिलाओं से ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे। वो संपत्ति रखती थी, उनके पास संपत्ति होती थी।
यह बाकी सभ्यताओं से अलग और विशेष बात थी जो मिस्र के अंदर थी बच्चों। आपके सभी 11 क्वेश्चन हो गए हैं बिल्कुल इजी वे से बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। जय हिंद।